हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एचके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो कि हमारा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका। ठीक है, चलिए दोस्तों इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है, भारत में शैक्षिक नीति का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ है। तो पहले आता है कि स्वतंत्रता उपरांत शैक्षिक नीति। ठीक है, जब स्वतंत्रता जब हमको मिलती है तो उसके बाद नई नई नीतियां बननी शुरू हो जाती हैं, ताकि जो अभी एजुकेशन का जो भी लेवल है, जो भी अंग्रेजों ने एजुकेशन का लेवल गिरा रखा था, उसको अपग्रेड करना है और तेजी से शिक्षा में विकास लाना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक नई शुरुआत की पहल की गई थी। एक नई शुरुआत की जाती है, सभी लोग अपने इसमें अपने एफर्ट्स मारते हैं। ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि केंद्र सरकार की भूमिका। ठीक है, केंद्र सरकार जो थी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की, वो उसमें अपनी भूमिका अदा करती है और राज्य सरकार की भी अपनी अपनी भूमिका होती है। जो भी राज्य सरकार है वो भी अपनी अपनी भूमिका निभाती है। और युग की चुनौतियां, एक युग नया शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद में कुछ अलग चुनौतियां। ठीक है, कुछ ज्यादा पता नहीं था। ठीक है, इस वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शैक्षिक नीति के प्रमुख पड़ाव थे 1968 से लेकर के 2020 तक काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो पहला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आते हैं 1968 में। इसमें कहा गया कि बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं वगैरह प्राप्त करवानी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होता है, अधिनियम 1976 में किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, जब वाली शिक्षा नीति आती है तो इसमें बच्चों के व्यवसायीकरण पर, ठीक है, बच्चों को तकनीकी शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। कार्यान्वयन योजना 1992 में आती है। ठीक है, पीओए, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यहाँ पर जो भी 1986 का पीरियड था उसको दोबारा से ठीक किया गया और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाने की नींव रखी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी यानी 2009 आता है। ये बच्चों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस था। इसने आकर के कहा है कि बच्चों को किसी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है। और जो भी प्राइवेट स्कूल वगैरह है वहां पर बच्चों को 25% उनकी सीटें पहले से रिजर्व हैं, जो भी वंचित समुदाय से आते हैं, फिर गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। उसका नाम आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आती है, यानी कि 2020 ये आती है, बढ़ावा देती है समग्र शिक्षा, यानी सब बड़े। ठीक है, और उसका यहाँ आता है प्रौद्योगिकी का एकीकरण। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है, उसका भी क्या करना है, एकीकरण करना है और तेजी से विकास करना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग होता है। ठीक है, जिस वजह से तेजी से जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो विकास करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। पहला उसका जो जिम्मेदारी होता है वो होता है भाई दोस्तों नीति निर्माण। ठीक है, वो किस तरह से अपनी नीति निर्माण करता है। ठीक है, ताकि जो भी एजुकेशन है वो बच्चों को अच्छे से प्राप्त हो सके। और क्योंकि जो बच्चे आज एजुकेशन गेन कर रहे हैं, कल वही देश को संभालेंगे। ठीक है, वही कल को कुछ भविष्य में कुछ बनेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, देश में अपना भूमिका निभाएंगे और राष्ट्र निर्माण का भी, ठीक है, पार्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और संसाधन आवंटन। ठीक है, संसाधन बहुत सारे हैं, इनका किस तरह से एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से इसका आवंटन करना है, यानी हर किसी को ये अलग अलग रूप में बांटना है। ठीक है, ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। ठीक है, ये सभी काम करता है शिक्षा मंत्रालय। विनियम और मानकों का स्थापन, ठीक है, यही करता है। विनियम मतलब होता है इधर से वस्तु को ला करके उधर रख देना है। ठीक है, इस तरह कुछ नीतियां होती हैं। मतलब कहीं किसी देश की हमने नीति को देखा, वहां पर काफी अच्छा वहां पर सिस्टम है, तो उस वाली वहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, या हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ले जाते रहते हैं। राज्यों के साथ समन्वय। ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ क्या क्या समन्वय किया, यानी राज्यों के साथ आपसी साझेदारी की। ठीक है, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी नीतियां बनाएंगे, उन सभी को क्या करना है, पालन करना है। और उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। ये क्या करता है दोस्तों, ये एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, और ये स्कूल शिक्षा पर, ये जो भी स्कूली शिक्षा होती है उन सभी को देखता है। ठीक है, उनके सभी पहलुओं को जांचता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी के कार्य क्या है, इनके कार्य क्या है। ये क्या करता है, पहले पाठ्य निर्माण, यानी जो भी करिकुलम है, ठीक है, जो भी सिलेबस है, कौन डिजाइन करेगा, एनसीईआरटी काम करेगा। वो भी ये काम करता है शिक्षा मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान, जो भी अनुसंधान है शिक्षा से रिलेटेड, उन सभी को भी एनसीईआरटी को ही ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण। ठीक है, जो भी टीचरों की ट्रेनिंग है उनको भी कौन करवाएगा, एनसीईआरटी करवाता है, एससीईआरटी करवाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पाठ्य पुस्तकों का भी प्रकाशन यही करता है एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में, वो कहाँ से आती है, वो एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, यानी AICTE। ठीक है, ये क्या करता है, तकनीकी शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा ये एक्यूरेट है। और उसके बाद जो भी है शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। अब AICTE की जो जिम्मेदारियां उनको आप समझ लेते हैं एक बार में। संस्थानों का अनुमोदन। ठीक है, पाठ्यचर्या का ये भी निर्माण करता है। कौशल विकास, जो भी ये पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहा है ये करेगा तकनीकी वे में। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसको किस हिसाब से एनहेंस करना है, बच्चों को तकनीकी की जो शिक्षा है वो किस लेवल पे देनी है। ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। अब कौशल विकास। ठीक है, जो भी बच्चों के अंदर क्या करना है, स्किल का विकास करना है, ताकि वो भविष्य में अपने स्किल के दम पर कुछ कमा करके खा सके।
ठीक है। अब देखते हैं नवाचारों का प्रोत्साहन, जो भी नई नई चीजें आ रही है उन सबको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या हो, चीजों को समझे और आगे बढ़े और उनसे सीखे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी MSDE के क्या उद्देश्य होते हैं। ऐसे समुदायों का ये 2 बार मैंने लिख दिया, ऐसे समुदायों का सशक्तिकरण। ठीक है, जो भी वर्ग, जो भी समुदाय, जो भी लोग हाशिए के कगार पर है उनको वापस लाना है। ठीक है, उनका सशक्तिकरण यानी उनका बचाव करना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे ही राष्ट्र के एक अंग है। ठीक है, हमारी देश के एक हिस्से है। ठीक है, अब देखते हैं विकलांग व्यक्तियों का कल्याण यानी जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, उनको भी क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका सब कौन देखता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये क्या देखता है, इन सभी को देखता है, PW वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे CWSN होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, कुछ PW वाले होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट। ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। जो भी समाज में बेकार की नीतियां हैं, कुरीतियां हैं, ठीक है, उन सभी का क्या करना है, उन्मूलन करना है यानी उनका खात्मा करना है। जो भी रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई है लोगों के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, नीति निर्माण का भी काम करता है। ठीक है, ये नई नीतियां बनाता है। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका तेजी से विकास हो। ठीक है, और बच्चे अच्छे से समझ सके। अनुमोदन आवंटन। ठीक है, जो भी अनुमोदन है, जो भी अनुदान है, अनुदान मतलब होता है जो भी फंड है उसका क्या करना है, आवंटन करना है। ठीक है, मतलब किस जगह कितना पैसा खर्च करना है और किस जगह कितना पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, ये सभी को कौन देखता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, यानी MSDE। ठीक है, आप लोगों ने इसको न्यूज में काफी बार सुना भी होगा। अब देखते हैं विधायी राज है, इसका भी यही पार्ट है। और जागरूकता अभियान, ये क्या करता है, जागरूकता अभियान भी चलाता रहता है, जिससे कि क्या होगा कि जो भी सोसाइटी के लोग हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं वो जागरूक होंगे और उसके बाद में अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की जो भी शिक्षा है, जो भी सरकार शिक्षा दे रही है उसको तेजी से विकास भी करना है। ठीक है, ताकि बच्चों को तेजी से विकास हो, बच्चे अच्छे से समझ सके, उनका जो भी माइंड है, जो भी उनका सोचने का तरीका है, बच्चों में सामाजिक चेतना का सभी का विकास हो सके। अब देखते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI। ये क्या है, ये इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना 1986 में होती है। ठीक है, ये जब इसकी स्थापना होती है तब इसकी स्थापना एक सोसाइटी के रूप में होती है, लेकिन 1992 से RCI बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये फिर उसके बाद में RCI तो बन जाता है 1992 में, लेकिन जब ये आता है कामकाज में तो ये 1993 से ये लागू हो जाता है। फिर उसका सन 2000 में इसे संशोधन किए जाते हैं। फिर इसकी जो शक्ति है उनका विस्तार कर दिया जाता है और ज्यादा, ताकि इसने क्योंकि पहले बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद जो भी इसकी शक्तियां और ज्यादा विस्तार करती। ठीक है, अब जो भी इसके पास अब क्या है, काम का बदल ज्यादा हो गया। तो देख लेते हैं RCI के कार्य क्या है। तो RCI के कार्य होते हैं पुनर्वास शिक्षा का नियमन। ठीक है, जो भी पुनर्वास शिक्षा है यानी जो भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं उनकी भी क्या करवानी, उनकी शिक्षा करवानी, क्योंकि वो भी क्या है, देश के एक पार्ट है। और उसके बाद पेशेवरों का पंजीकरण। ठीक है, जो भी लोग पेशेवर है उनका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अनुसंधान को प्रोत्साहन, नीति निर्माण और वकालत। ठीक है, ये भी क्या करता है, नीति निर्माण करता है और वकालत करता है। ठीक है, उसके बाद जन जागरूकता अभियान, ये भी क्या करता है भाई, जन जागरूकता अभियान करता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना, और इसकी जो अभी पार्ट 2 भी आएगा उसमें हम समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।